हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजगुरुकुल एकेडमी पे। मैं राजकुमार गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकसभा। इसके पहले हम लोग राज्यसभा का देख चुके थे। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं जाके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकसभा। लोकसभा दोस्तों बेसिकली होता क्या है? लोकसभा हमारा निम्न सदन भी बोलते हैं, उसको अस्थायी सदन बोलते हैं। अस्थायी सदन क्यों बोलते हैं दोस्तों? अस्थायी सदन इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा लोकसभा है वो अल्प बहुमत की स्थिति में उसका विघटन कर दिया जाता है। तो इसीलिए एक निश्चित कार्यकाल नहीं हो सकता है अगर अल्प बहुमत है तो। इसके लिए इसको अस्थायी सदन बोलता है। लोकप्रिय सदन, जनता का सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है। इसीलिए इसको लोकप्रिय सदन या जनता का सदन बोला जाता है। यहीं पर देखते हैं दोस्तों हम लोग, जो लोकसभा की संरचना होती है, लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हैं, कितनी सीटों पर निर्वाचन हो रहा है, उसके लिए देखते हैं। जो लोकसभा की संरचना है दोस्तों, वो अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती थी? 552। लेकिन तो दोस्तों देखते हैं, जो 552 है, 552 में से 530 जो हमारे राज्य होते हैं उनसे लिए जाते हैं, उनसे निर्वाचन होता है। लेकिन जो हमारे संघ शासित राज्य होते हैं उनसे 20 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। 2 सदस्य एग्लो इंडियन लिए जाते हैं, जो आंग्ल भारतीय बोले जाते हैं, उनसे लिया जाता है। तो इसको अगर ऐड करेंगे 530 और प्लस 20 प्लस 2 तो ये 552 हो सकते हैं। यानी हमारे जो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। वहीं पे देखते हैं कि जो हमारी लोकसभा है उसमें अधिकतम कितने सदस्यों के निर्वाचन या चुनाव होता है। तो जो हमारा सदस्य लोकसभा है उसमें अभी तक 18वीं लोकसभा के पहले कितनी सदस्यों पर निर्वाचन होता था? 545। 545 सदस्यों का निर्वाचन होता था 18वीं लोकसभा के पहले। तो देखते हैं, जो 545 सदस्य होते थे उसमें से 530 जो सदस्य राज्यों से लिए जाते थे, राज्यों से सीधे सीधे निर्वाचन किया जाता था। वहीं पे 13 सदस्य जो थे संघ शासित राज्यों से निर्वाचन किए जाते हैं, और 2 दोस्तों आंग्ल भारतीय समुदाय से लिए जाते थे, जिसको अभी 2020 में, कब दोस्तों? 2020 में 2020 में क्या किया गया? 104वां संशोधन करके 2 जो आंग्ल भारतीय थे उनको हटा दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। आंग्ल भारतीय जो समुदाय के व्यक्ति थे उनका जो निर्वाचन था, उनको कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन करके खत्म कर दिया गया। कब खत्म किया गया? 2020 में। इसको दोस्तों आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट रूप में देंगे, पूछेंगे, पूछा जाता है कि 104वां संविधान संशोधन में क्या किया गया। और 104वें संविधान संशोधन में SC/ST का जो 10 साल का आरक्षण था वो भी बढ़ाया गया है। तो आप इसको जो देख सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट के रूप में लिख सकते हैं कि पूछा जा सकता है कि 104वें संविधान संशोधन में हमारे क्या हुआ था। तो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो व्यक्ति थे, जो उनका निर्वाचन लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था, उनको खत्म कर दिया गया। और जो आरक्षण SC/ST का आरक्षण था वो 10 साल के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं। जो 18वीं लोकसभा में जो निर्वाचन इस बार हो रहा है दोस्तों, जो अभी 4 जून को जो है कि उनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो उसमें क्या है, उसमें कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है? तो उसमें जो सीटों 543 सीटों पे हो रहा है, क्योंकि अब 2 आंग्ल भारतीय को हटा दिया गया है। जब 2 आंग्ल भारतीय हट गए तो उसमें 543 सदस्यों पे चुनाव हो रहा है, जिसमें से सीधे 530 राज्यों से और 13 क्या है? संघ शासित राज्यों से। अब दोस्तों बेसिकली क्वेश्चन क्या बनते हैं? अब क्वेश्चन ये बनते हैं कि जो लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में अब अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं दोस्तों? 550। इसके पहले क्या आंसर बनता था? 2020 के पहले क्या आंसर बनता था कि अधिकतम सदस्य संख्या जो लोकसभा में हो सकती थी 552 हो सकती है। लेकिन अब क्या है? अब अधिकतम सदस्यों की संख्या 550। जबकि ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ये यूपी पेट के एग्जाम में आ चुका है, एक और एग्जामों में आ चुका है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे कि अब सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 550। पहले कितनी थी? 552, 2020 के पहले। लेकिन अब कितनी हो गई है? 550। अब देखते हैं दोस्तों, इनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों के लिए हो जाता है। जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए किया जाता है?
जो लोकसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल बेसिकली कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। अगर देखते हैं दोस्तों, जब हमारी कोई नई लोकसभा का गठन होता है तो उसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए किया जाता है। लेकिन तो अगर वो अल्प बहुमत की स्थिति में आ जाती है तो उसके पहले भी उसका विघटन किया जा सकता है। अल्प बहुमत की स्थिति में, अल्प बहुमत की स्थिति में इसके पूर्व भी विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। क्या दोस्तों? और किसकी सलाह पे किया जाएगा? प्रधानमंत्री के सलाह पे किया जाएगा कि जो अल्प बहुमत की स्थिति में हम हो गए हैं, आप जो है अब इसको लोकसभा का विघटन कर दीजिए। तो राष्ट्रपति क्या कर देगा? जो हमारी अल्प बहुमत की स्थिति में क्या होता है, 5 वर्ष से पूर्व भी हमारा विघटन किया जा सकता है। अब दोस्तों देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपातकाल की स्थिति चल रही है। क्या है दोस्तों? आपातकाल की स्थिति। आपातकाल में क्या होता है दोस्तों? जब आपातकाल की स्थिति हो तो उस समय जो है, जो लोकसभा है उसका एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। क्या है दोस्तों? अगर आपातकाल की स्थिति चल रही है तो उस समय 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए अधिकतम कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अगर फिर से पुनः आपातकाल नहीं खत्म होता तो फिर से पुनः 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तब भी नहीं, अगर आपातकाल खत्म होता तो फिर से पुनः 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर आपातकाल खत्म हो जाता है तो 6 माह के अंदर उसको नई लोकसभा का गठन कर लिया जाता है। कितने अंदर? 6 माह के भीतर। 6 माह के भीतर नई लोकसभा का चुनाव कराया जाता है। अब क्या दोस्तों, अगर 6 माह के भीतर जो है, अगर आपातकाल खत्म हो जाता है तो उसको 6 माह के भीतर नई लोकसभा का चुनाव करके नई लोकसभा का गठन कर दिया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, इसका कार्यकाल एक बार जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 1976 में क्या हुआ था? इसका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए कर दिया गया था। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्ष के लिए। लेकिन तो जब जनता पार्टी की सरकार आती है 1978 में, तो उसको क्या है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया जाता है? इसको पुनः 5 वर्ष के लिए कर दिया जाता है। पुनः 5 वर्ष के लिए कर दिया जाता है। क्या है दोस्तों, जब आपातकाल लगता है तो आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाता है। अगर आपातकाल खत्म हो जाता है तो उसको 6 माह के भीतर नई लोकसभा का गठन करा दिया जाता है, चुनाव करा के। फिर एक बार क्या हुआ था, जब इंदिरा गांधी सरकार जब आई थी तो 42वां संविधान संशोधन करके जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। और फिर उसके बाद 44वां संविधान संशोधन करके पुनः जनता पार्टी सरकार द्वारा इसको 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। अब देखते हैं दोस्तों कि जो लोकसभा के सदस्य हैं इनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए।
योग्यता। क्या क्या योग्यता होना चाहिए दोस्तों? सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है? वह 25 वर्ष की आयु, 25 वर्ष की आयु पूरा करता हो। किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न, किसी लाभ के पद पर ना हो। और क्या है? पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना। क्या दोस्तों? किसी लाभ के पद पे ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, 25 वर्ष की आयु पूरा करता हो, वह भारत का नागरिक हो। दोस्तों, प्रधानमंत्री के बनने के लिए कितनी आयु की जरूरत पड़ती है? तो जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो राज्यसभा से भी बन सकता है, लोकसभा से भी बन सकता है। इसके पहले हम लोग देख चुके थे कि जो हमारा जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा से भी बन सकता है, राज्यसभा से भी बन सकता है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए हमारी 30 वर्ष की आयु। जहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे संसद के अंग में क्या है? राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है। इसके लिए क्या है? इसके लिए 25 वर्ष, इसके लिए 30 वर्ष, इसके लिए 35 वर्ष। तो आयु देखिए क्रम से बढ़ते जा रहा है कि 25 वर्ष लोकसभा के लिए और 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, और जो है क्या है 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए। तो ये देखते हैं दोस्तों, जो हमारा प्रधानमंत्री होता है इससे भी होता है, इससे भी होता है, लेकिन हमारा जो बेसिक होता है वो जो चर्चित होता है या लोकप्रिय सदन से अधिकतम निर्वाचित होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। तो उसको मान्यता कितनी मिल जाती है? 25 वर्ष। तो हमारा प्रधानमंत्री कितने वर्ष की आयु के लिए हो सकता है? 25 वर्ष के लिए आयु में चुना जा सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, जो हमारे लोकसभा का सदस्य होता है किस स्थिति में उसकी पद की रिक्तता की जा सकती है? पद की रिक्तता, पद की रिक्तता किस किस परिस्थिति में जो है उसको पद से हटाया जा सकता है वो, या पद उसका खाली किया जा सकता है? अगर वो दोहरी नागरिकता, दोहरी सदस्यता ले लेता हो। क्या लेता है? दोहरी सदस्यता लिया हो। दोहरी सदस्यता का मतलब, दोहरी सदस्यता का मतलब क्या दोस्तों? मान लीजिए वो राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य फिर से बन जाता है, लोकसभा के निर्वाचन में भाग लेता है और लोकसभा में सदस्य बन जाता है। तो उस स्थिति में क्या है कि उसको राज्यसभा या किसी सदन से उसको जो है अपनी एक सदस्यता को खत्म करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में क्या है, दोहरी सदस्यता की स्थिति में किसी एक की सदस्यता उसको खत्म करनी पड़ती है, या तो अपने वो त्याग पत्र दे दे खुशी खुशी से किसी कारण के लिए। अगर त्याग पत्र दे देता है तो वो अपनी स्थिति में क्या है, वो उसके पद की रिक्तता हो सकती है। और वहीं पे देखते हैं दोस्तों, एक अनुपस्थिति की स्थिति में, अनुपस्थिति, अगर कोई सदस्य, अगर सदन का सत्र चल रहा है उसकी अनुमति के बिना अगर वो 60 दिनों तक अनुपस्थित होता है, कितने दिन तक दोस्तों? अगर वो 60 दिनों तक बिना अनुमति के अगर संसद से वो अनुपस्थित रहता है संसद में, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? निरस्त कर दी जाएगी। 60 दिनों की अनुपस्थिति पर। क्या दोस्तों? पद की रिक्तता कितने कितने आधार पर की जा सकती है? दोहरी सदस्यता पे,
अगर दोहरी सदस्यता ले सकता है, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वो राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, फिर उसके बाद वो लोकसभा का सदस्य बन जाए, तो उस स्थिति में क्या विधान परिषद का जो विधानसभा का सदस्य है उसकी अपनी सदस्यता को त्याग करना पड़ेगा। और अपना त्याग पत्र दे दे अनुपस्थिति में, अगर संसद की बिना अनुमति के बिना वो 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संसद की सदस्यता को क्या हो जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं पे देखते हैं दोस्तों, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका जो है कि शपथ कौन दिलवाता है, लोकसभा सदस्य की शपथ कौन दिलाता है, शपथ क्या है दोस्तों, शपथ इनको कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। कौन दिलवाता है दोस्तों, राष्ट्रपति। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों, जो संसद के पीठासीन अधिकारी होते हैं, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारे जो पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, तो वही हम लोग देखते हैं। हम लोग संसद के पीठासीन अधिकारी, संसद के पीठासीन अधिकारी, आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, ये ही होते हैं पीठासीन अधिकारी। लेकिन इनको अगर लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता तो आप सीधे सीधे पहचान जाओगे कि लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, उपाध्यक्ष की बात हो रही है, राज्यसभा में सभापति की बात हो रही है, उपसभापति की बात हो रही है। लेकिन पीठासीन अधिकारी कर दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीठासीन अधिकारी कौन है और लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो देखते हैं दोस्तों, जो लोकसभा में कौन कौन पीठासीन अधिकारी होते हैं, लोकसभा में हमारे जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा के कौन कौन पीठासीन अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष भी होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं। अब वहीं राज्यसभा में हम लोग देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा में हमारे पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, सभापति और उपसभापति। ये क्या है, हमारे लोकसभा के पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। एक सामयिक अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, क्या होता है, सामयिक अध्यक्ष। एक सामयिक अध्यक्ष, ये कौन होते हैं दोस्तों, सामयिक अध्यक्ष वो होते हैं जब कोई इसी नई लोकसभा का गठन किया जाता है तो उस सामयिक अध्यक्ष का एक जो राष्ट्रपति द्वारा एक नियुक्त किया जाता है कि राष्ट्रपति सभी सदस्यों को जो है कि आपस शपथ ग्रहण कराइए, वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कि आप सभी सदस्यों का वो जो सामयिक अध्यक्ष होता है वो बेसिकली लोकसभा अध्यक्ष के बराबर ही काम करता है जब तक कि उसकी नई जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं करा लिया जाता है। जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो ये सामयिक अध्यक्ष का पद अपने आप स्वतः खत्म हो जाता है। वो उसमें से जो हमारे सदस्य होते हैं उसमें से एक वरिष्ठतम अधिकारी सदस्य होता है, जो लोकसभा का गठन किया था उसमें से एक जो वरिष्ठतम अध्यक्ष को चुन लिया जाता है, उसी को राष्ट्रपति चुन के नियुक्त करता है और सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। शपथ ग्रहणवाने के पश्चात जो लोकसभा अध्यक्ष के जो सभी कार्य होते हैं वो करता है। लेकिन तो जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा एक नए लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कर लिया जाता है, नियुक्ति कर दी जाती है, जब नियुक्ति करने के बाद ये सामयिक पद का अध्यक्ष अपने आप स्वतः खत्म हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, जो संसद की जो लोकसभा है उसके संबंध में कुछ उसकी शक्तियां और विशेष कार्य होते हैं। लोकसभा की शक्ति एवं विशेष कार्य। कुछ स्थिति में
जो लोकसभा होती है उसको विशेष कार्य भी करने होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जब हमारा संयुक्त अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त बैठक होती है दोनों सदनों की, राज्यसभा और लोकसभा की जब संयुक्त बैठक की जाती है, जो राष्ट्रपति द्वारा कहा जाता है, आर्टिकल 108 के तहत, क्या है दोस्तों, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है? जो हमारे आर्टिकल 108 के तहत जब संयुक्त बैठक कराया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? हमारे लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कौन करता है दोस्तों? जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो क्या करते हैं? वो संयुक्त बैठक में लोकसभा का और राज्यसभा दोनों सदनों का अध्यक्षता कौन करता है? हमारे लोकसभा अध्यक्ष। तो इस स्थिति में क्या है, यहाँ पे इसको कहीं ना कहीं वेटेज दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। अब वहीं पे देखते हैं जिसको निर्णायक मत होता है, एक निर्णायक मत होता है। जैसे कि अगर लोकसभा में मान लीजिए कोई मत हुआ, मत बराबर होने की स्थिति में तो क्या करता है? एक निर्णायक मत देता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत कौन देता है दोस्तों? अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में हमारा निर्णायक मत देगा लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा में अपना निर्णायक कौन मत देगा? वो राज्यसभा अध्यक्ष या सभापति कह सकते हैं। निर्णायक मत कौन से देता है? हमारी लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों, अब क्या है हमारे, ये हो गया निर्णायक मत हो गया। और क्या है दोस्तों? हमारी धन विधेयक की स्थिति में क्या है? हमारे सबसे पहले देखते हैं हम लोग, जो धन विधेयक होता है उसको धन विधेयक कौन घोषित करता है? अगर कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इस पे अंतिम निर्णय किसका होता है? इस पे अंतिम निर्णय हमारे लोकसभा अध्यक्ष का होता है। धन विधेयक सबसे पहले जो हमारा धन विधेयक है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पे पेश किया जाता है। सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और राज्यसभा में जब वो लोकसभा से पास हो जाता है तो राज्यसभा में वो 14 दिन के लिए राज्यसभा में, अगर 14 दिन तक राज्यसभा में उसको पारित नहीं किया जाता है तो वह स्वतः पारित मान लिया जाता है। तो हमारा धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा। धन विधेयक है कि नहीं, ये इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? हमारे लोकसभा अध्यक्ष का। अब देखते हैं दोस्तों, अब क्या होता है, जो हमारा मंत्री परिषद होता है जो हमारा किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो हमारा मंत्री परिषद होता है वो बेसिकली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी का अर्थ होता है कि जो हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आए होते हैं। इसीलिए जो मंत्री परिषद होता है उसका दायित्व बनता है कि वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। तो जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। और क्या है दोस्तों, जो हमें सरकार बनाने के लिए बहुमत हमेशा कहाँ साबित किया जाता है, पारित किया जाता है? लोकसभा में। सरकार बनाने के लिए बहुमत हमेशा लोकसभा में
पारित किया जाता है। क्या है दोस्तों, जो हमारी सरकार बनाने के लिए जो बहुमत पारित किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। और देखते हैं दोस्तों हमारा जो होता है धन विधेयक हो गया। हमारा धन विधेयक कहाँ पर सबसे पहले लाया जाता है? लोकसभा में जाता है। और फिर इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव भी कहाँ लाया जाएगा दोस्तों? हमारे लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा में क्या है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ जाएगा? लाया जाएगा लोकसभा में लाया जाता है। ये दोस्तों ये देख लिए हम लोग जो लोकसभा के संबंध में शक्तियां विशेष कार्य होते हैं, जो लोकसभा को कुछ अलग से कुछ प्रावधान दिए जाते हैं जिसमें राज्यसभा से उसको वेटेज दिया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों इसके आरक्षण के संबंध में कि जो लोकसभा है उसमें कुछ आरक्षण दिए जाते हैं। जो लोकसभा में आरक्षण, लोकसभा में जो आरक्षण होता है वो एससी कम से कम एससी जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, अनुसूचित जाति के लोग होते हैं, उसके 84 सदस्य का निर्वाचन किया जाता है कि कम से कम शेड्यूल कास्ट से अनुसूचित जाति से 84 सदस्य होने चाहिए। वहीं एसटी से हमारे 47 सदस्य होने चाहिए। क्या है दोस्तों, ये किस आर्टिकल के तहत आते हैं दोस्तों? इनका निर्वाचन किया जाता है आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 के तहत इनको लोकसभा में किया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। आर्टिकल आपको पूछा जाता है कि आर्टिकल 330 के तहत किसको आरक्षण दिया जाता है? तो लोकसभा में क्या है, एससी को 84 सदस्यों के लिए आरक्षण दिया जाता है और एसटी के लिए 47 सदस्यों के लिए आरक्षण दिया जाता है। तो अब ये दोस्तों अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 331 में क्या था दोस्तों? आर्टिकल 331 में क्या था कि जो एग्लो इंडियन समुदाय के लोग थे कि लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में क्या है उनका निर्वाचन किया जाता है। लेकिन 104वां संविधान संशोधन करके, इसके पहले हमने बताया था कि 104वां संविधान संशोधन करके 1920 में उनको खत्म कर दिया गया। तो एग्लो संविधान, एग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय समुदाय को क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। किस आर्टिकल में थे? ये आर्टिकल पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो निर्वाचन किया जाता, नियुक्ति की जाती थी दोस्तों या मनोनीत किए जाते थे, वो किस आर्टिकल के तहत आते थे? आर्टिकल 331 के तहत। अब दोस्तों देखते हैं इसके कि जो हमारी लोकसभा सदस्य है और लोकसभा है उसमें उसका संचालन के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है कम से कम। तो जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा के संचालन के लिए, लोकसभा के संचालन के लिए गणपूर्ति क्या है, जिसको हम लोग कोरम भी बोलते हैं, कितनी आवश्यकता है दोस्तों? लोकसभा जो सदस्य होते हैं जो अधिकतम लोकसभा सदस्यों के कितने हो सकते हैं? 1/10। जो हमारे जो है 543 है, 543 के 1/10 तो कितने हो सकते हैं दोस्तों? 54 या इसको सीधे से 55 कह सकते हैं। कम से कम अगर हमारे सदन में 45 सदस्य उपस्थित हैं तभी हमारे सदन का कार्रवाई आगे बढ़ेगी, नहीं तो उसको स्थगन कर दिया जाएगा। तो कितनी कोरम की आवश्यकता है दोस्तों? कम से कम 55 सदस्यों की या 1/10 लोकसभा सदस्यों का कह सकते हैं 1/10। तो दोस्तों आज के हमारे इतने वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहें दोस्तों। धन्यवाद।